Performance needs freedom. Goods and Services Tax for free flow of goods across the country and ease of doing business. GST, one nation, one tax, one market. नमस्कार मित्रों, हम अपनी जीएसटी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। आज हम कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी एक्ट पे बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि किन किन को कंपोजिशन स्कीम लेना है, कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या हानि है, क्या टैक्स रेट लगेगा और क्या क्या इसमें सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखे हैं कि कौन ले सकते हैं और कौन नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से नई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक्ट लागू हो रही है। तो इसके अंतर्गत सरकार ने सब कुछ को तो आसान किया है, लेकिन कंप्लायंस पार्ट को यानी कि नियम कानून थोड़े कड़े कर दिए। नियम कानून थोड़े कड़े कर दिए हैं तो बड़े व्यापारियों के लिए नियम कानून पालन करना आसान है, क्योंकि उनके पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने रिसोर्सेस यानी उतने लोग, उतना पैसा, उतनी संसाधन उपलब्ध हैं कि वो नियम कानून के वो पालन कर सके। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए ये इसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी, व्यवहारिक दिक्कतें भी आएगी। उनके पास उतना रिसोर्स नहीं होता, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कंपोजिशन स्कीम लाया है। कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यापारी अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें कुछ नियम कानून में ढील दी जाएगी, उनके लिए थोड़े कम नियम कानून होंगे। और पहले के भी वैट एक्ट्स में जो वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट्स थे हर स्टेट्स के, उसमें भी ऐसे कंपोजिशन स्कीम लगभग हर राज्य में थे। बस ये उसका एक मेयर एक्सटेंशन। आइए हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। तो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 10 में कहा गया है कि हर वो व्यक्ति जो व्यापार करता है और जिसने पिछले साल जिनका व्यापार 50 लाख या उससे कम का रहा है, उनके पास उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि उनको ये सुविधा दी गई है कि वो अगर चाहें तो नॉर्मल टैक्स रेजिम यानी नॉर्मल जीएसटी रेजिम में ना जा करके वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ लोगों को रोका भी गया है कि आप नहीं करा सकते, चाहे आपका व्यापार 50 लाख से कम का ही क्यों ना हो। तो वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं टैक्सेबल पर्सन जो सप्लाई ऑफ सर्विस में है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इसमें एक छूट दी गई है बस रेस्टोरेंट सर्विस को। तो उनको छोड़ करके अगर आप कोई भी अन्य प्रकार के सर्विसेज देते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। दूसरा, वो लोग नहीं जा सकते हैं कि जो ऐसी वस्तुएं भी बेचते हैं जो जीएसटी एक्ट में टैक्स के लिए लायबल ही नहीं है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। जैसे कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, लीकर है, ये सब जो बेचने वाले हैं वो सब कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड करते हैं, इंटर स्टेट मतलब कि क्या हो गया कि अगर आप अपने राज्य से बाहर माल बेचते हैं, राज्य से बाहर माल हो सकता है या देश से बाहर माल हो सकता है, अगर आप बेचते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खरीदने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उसके बाद अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता सेक्शन 56 में लगाई गई है, यानी कि अगर आप अपना बिजनेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग टाइप की कंपनियों के साथ करते हैं तो भी आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। और मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड एज मे बी नोटिफाइड, और कुछ ऐसे मैन्युफैक्चररों पे भी लगाया गया है कि वो नहीं ले सकते जिनको आगे सरकार नोटिफाइड करेगी। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में जो जाएंगे उनको क्या रेट्स ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी उन्हें टैक्स किस दर से पे करना पड़ेगा। तो जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा कंपोजिशन स्कीम में, जिसका कि पिछले साल 50 लाख रुपए तक का व्यापार रहा है और इस साल 50 लाख क्रॉस नहीं किया है, उनके लिए जो सरकार ने भी दर दी है, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको 1% की दर से टैक्स पे करना पड़ेगा पूरे टर्नओवर पे। पूरा टर्नओवर याद रखिएगा, फुल टर्नओवर, जो भी आपका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर की परिभाषा हमने पहले स्लाइड रजिस्ट्रेशन में दिया था कि इसमें ऑल एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, जीरो रेटेड, जूस टाइप की भी सप्लाई है, आपकी सारी सप्लाईज को जोड़ दी जाएगी। यानी अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो सर कुछ एग्जाम्स गुड्स बेचता हूँ, कुछ टैक्सेबल गुड्स बेचता हूँ, तो क्या मुझे सिर्फ टैक्सेबल पे देना पड़ेगा? नहीं, आपको अपने पूरे टर्नओवर पे इसमें सिंपल कैलकुलेशन करना है, अपना टर्नओवर को मल्टीप्लाई कर देना है
रेट से, यानी कि अगर 20 लाख आपने माल बेचा, 20 लाख गुने 1%, और ये आपका टैक्स पेबल हो गया। वही अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं यानी उत्पादन आप करते हैं तो आपके ऊपर ये 2% की दर से लगेगा। और अगर आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं यानी छोटा मोटा कोई ढाबा चलाते हैं या छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, छोटा हम वर्ड इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें जो टर्नओवर दी गई है ऑल इंडिया बेसिस पे एक पैन पे वो 50 लाख की ही दी गई है, ठीक है ना। और एक बात इसमें याद रखिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के समय हमने बताया था कि आप एक पैन पे रजिस्ट्रेशन तो मल्टीपल ले सकते हैं अगर आपका बिजनेस वर्टिकल अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन आपका यहाँ पे अगर बिजनेस वर्टिकल भी अलग अलग है तो चूंकि आपका टर्नओवर एक पैन कार्ड के हिसाब से तय किया जाएगा, और अगर आपने एक बिजनेस को अगर अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में करा लिया है तो आपको सारे बिजनेस को कंपोजिशन में ले जाना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए 4 बिजनेस करते हैं और चारों का मान लीजिए बिजनेस वर्टिकल भी मान लीजिए अलग है, लेकिन आपके पास ये सुविधा नहीं होगी कि आप एक अपने बिजनेस को कंपोजिशन में रखिए बाकी 3 पे नॉर्मल टैक्स पे कीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जाइएगा तो चारों को कंपोजिशन में लेकर जाइएगा, नहीं तो आप किसी को लेकर नहीं जाइएगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, मान लीजिए कि आपका 3 स्टेट में बिजनेस है और तीनों जगह 15-15 लाख की सेल है, तो आप चाहिएगा कि इस स्टेट में आप कंपोजिशन में चले जाएं, उस 2 स्टेट में कंपोजिशन में नहीं जाएं, ऐसा नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ यानी आपके पैन कार्ड अगर रजिस्टर्ड हो गया एक बार कंपोजिशन में तो आपको सारे के सारे जगह आपको कंपोजिशन में ही अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में बिल्कुल रिकॉर्ड क्लियर है। तो कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने एक बार कहीं रजिस्टर कराया तो आप अपने सारे बिजनेस को कंपोजिशन में रजिस्टर्ड करवाएंगे। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि क्या क्या कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन कंपोजिशन लेवी डीलर्स पे लगाए गए हैं। सबसे पहले तो ये भी जो भी कंपोजिशन डीलर होंगे उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी जो भी वो परचेज करेंगे उस पर उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका कोई लाभ नहीं इन्हें दिया जाएगा। जो भी वो टैक्स परचेज पे करेंगे वो इनके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और दूसरी बात, इनसे जो भी माल खरीदेगा उनको भी किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेबल इनवॉइस काट ही नहीं सकते। उसके बाद इनके ऊपर क्या टैक्स की लायबिलिटी बनेगी? इनकी जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो इनके नॉर्मल टर्नओवर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जो भी कंपोजिशन रेट होगा उससे। उसके बाद ये जो इनको जब भी ये भी परचेज करेंगे, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं तो इन्हें भी नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह उस मामले में ट्रीट किया गया है और इन्हें भी रिवर्स चार्ज के अंदर अपने सारे अनरजिस्टर्ड परचेज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो भी बिल काटेंगे उस बिल पे इनको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। और जो भी इनका मेन बिजनेस का प्लेस होगा वहाँ पे ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का इन्हें एक बोर्ड लगाना जरूरी है, जो भी मेन बिजनेस प्लेस होगा उस पर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। उसके बाद जिस दिन ये कंपोजिशन स्कीम में आएंगे उस दिन इनके पास इंट्रा स्टेट के अलावा कोई भी गुड्स इनके पास नहीं होना चाहिए, यानी अपने स्टेट में खरीदा हुआ गुड्स होना चाहिए, बाहर का गुड्स इनके पास नहीं होना चाहिए। और अगर अपने स्टेट का ही खरीदा हुआ गुड्स अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदा हुआ गुड है तो उस पर इन्हें उस दिन में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें एक और चीज़ लगाई गई है कि 2 टाइप के पर्सन्स, चाहे उनका टर्नओवर कम ही क्यों ना हो, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। वो पहले तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो कभी कभी बिजनेस करते हैं, किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कभी सीजनल बिजनेस में अपना हाथ पैर मार लेते हैं। ऐसे लोगों को रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की तरह उनके लिए जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। और नॉन रेजिडेंट जो टैक्सेबल पर्सन है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी में रिटर्न्स और पेमेंट्स की। जीएसटी में रिटर्न पेमेंट यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्लायंस ही जीएसटी की मूल विचारधारा है। तो सबसे पहले जो भी कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करेगा उसे मंथली रिटर्न 3 नहीं भरनी है, उन्हें एक क्वार्टरली रिटर्न बस भरनी है। और वो जो क्वार्टरली रिटर्न भरी जाएगी वो क्वार्टर एंड होने के 18वें दिन तक भरी जाएगी। जैसे कि सितंबर क्वार्टर का रिटर्न 18 अक्टूबर तक भरा जाएगा। और उस समय जो भी जीएसटी ऑप्ट करेंगे उन्हें 2 रिटर्न भरनी है, एक GSTR 4 जिसमें वो अपनी पूरी लायबिलिटी दिखाएंगे, और एक GSTR 4A जिसमें वो उन्होंने इनपुट में जो भी सप्लाईज ली हैं उस पर उन्होंने कैसे टैक्स पे किया है वो दिखाएंगे।
इसके अलावा इन्हें एक और रिटर्न फाइल करनी है GSTR 9A, जो कि साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर फाइल करना होता है, वो एनुअल रिटर्न होगी। इतना देर में हमने GST के बारे में बहुत कुछ समझा। एक आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि मैं तो GST का डीलर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साल में कितना आएगा। एक बड़ा ऑर्डर मेरे पास आ गया या फिर कुछ हो गया या मेरी टर्नओवर एक्सीड हो गई, तो उस समय मेरा क्या होगा? तो जिस समय भी आपकी टर्नओवर एक्सीड होगी, जिस भी पॉइंट पे, उस दिन से आप नॉर्मल कंपोजिशन डीलर नहीं रह जाइएगा। उस दिन से आपके ऊपर नॉर्मल डीलर वाली सारी लायबिलिटी आएगी। आपको ये जानकारी डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फाइल करनी पड़ेगी, और उस दिन जो भी आपके पास माल होगा उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, और उस दिन से आप नॉर्मल डीलर बन जाइएगा। इसमें एक और चीज़ है कि पेनल्टी के प्रोविजंस काफ़ी टाइट रखे गए हैं। अगर आपने कोई रॉन्गफुल डिक्लेरेशन दे करके खुद को ज़बरदस्ती का रिवर्स चार्ज, अपने आप को ज़बरदस्ती का इसमें घुसा लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है कंपोजिशन डीलर बनना गलत डिक्लेरेशन दे करके। अगर गलत डिक्लेरेशन दीजिएगा तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ जो टैक्सेस है उसके इक्विवेलेंट आप पे पेनल्टी लगा दी जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद वैलिडिटी की बात करते हैं। तो वैलिडिटी कंपोजिशन लेवी में कब तक की है? अगर आपने एक बार रजिस्टर करवा लिया कंपोजिशन में, तो आप जब तक आप खुद से उसको विड्रॉल नहीं कर लीजिए या खुद से अपने आप को नॉर्मल डीलर में चेंज मत नहीं करवा लीजिए या बिजनेस नहीं बंद कर दीजिए, या डिपार्टमेंट आपको किसी भी कारण से, कारण क्या होंगे कि अगर आपने रॉन्गफुल डिक्लेरेशन दी है तो उस कारण में गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन डीलर से नॉर्मल डीलर बना सकती है। अदरवाइज अगर कोई भी रॉन्ग रीजन्स नहीं होंगे तो आप जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख के अंदर रहेगा, आज के डेट पे जो 50 लाख का लिमिट है, तब तक आप कंपोजिशन डीलर रहिएगा। अब इसमें सबसे पहले आप पूछिएगा कि अब कंपोजिशन डीलर हम बनेंगे कैसे। अब GST जैसे कि आप लोगों को पता है 1 जुलाई से आ रही है, तो आपको 1 जुलाई से पहले या अगले 30 दिन के अंदर, यानी 30 जुलाई तक, आपको एक GST में CMP 1 फॉर्म है, वो आपको फाइल करना होगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जा करके। और आप अगर उस फॉर्म को फाइल कीजिएगा तो याद रखिएगा कि आप अपने आप को मान के चलिए कि 1 जुलाई से ही आप कंपोजिशन डीलर है, और कोई टैक्स इनवॉइस नहीं काटिएगा उस दिन से आप, और अपने आप को कंपोजिशन वाले सारे के सारे जो भी प्रावधान हैं कंपोजिशन वाले, उसके थ्रू आप चलने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि आप भले रजिस्टर्ड आप 25 जुलाई को ही है, 28 जुलाई को ही है, लेकिन अपने आप को 1 जुलाई से ही आप अपने आप को कंपोजिशन डीलर समझिए। अभी तो बात हुई कि जो 1 जुलाई को जो कंपोजिशन स्कीम में जाना पड़ता है उनको क्या करना पड़ेगा, लेकिन 1 जुलाई के बाद भी तो GST एक्ट चलता रहेगा। तो बाकियों के लिए क्या है, तो देखिए इसमें जो कंपोजिशन स्कीम में दिया गया है, तो आप साल के शुरू होने के समय से ही अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में ला सकते हैं। साल के बीच में कभी भी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको 60 दिन पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपोजिशन 2 फॉर्म में, CMP 02 फॉर्म में, और उसमें ITC 3 फाइल में करनी होगी एक, जिसमें आपके पास जो गुड्स हैं उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप रेगुलर डीलर से कंपोजिशन में जाते हैं तो ये तो अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप नए डीलर हैं और आप फर्स्ट डे से ही चाहते हैं कि हम कंपोजिशन डीलर बने, तो फिर आपके लिए क्या है कि आप जो REG 1 फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल फॉर्म, उसमें पार्ट B भरिए, और उसमें उसके बाद से आप डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाइए और आप उस दिन से कंपोजिशन डीलर बन जाइएगा। आपकी कंपोजिशन डीलर की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इफेक्टिव डेट भी हमने बता दिया। इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगा, साल का शुरू से होगा, यानी कि आप 60 दिन पहले बता दीजिए गवर्नमेंट को CMP 02 फॉर्म भर करके। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये स्कीम मेरे काम की नहीं है, तो आप इससे बाहर भी जा सकते हैं। इससे बाहर जाने का उन्होंने तरीका दिया है, कंपोजिशन 04 फॉर्म फाइल करके खुद को विड्रॉल कर लीजिए स्कीम से, और ITC 01 फाइल करना है फॉर्म, और उससे आप क्या कीजिए कि आपके पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपके पास गुड्स लाई कर रहा है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी है उसको क्लेम कर लीजिए, और उसके बाद से आप रेगुलर डीलर की तरह टैक्स पे कीजिए। या फिर अगर आप आगे बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने आप को विड्रॉल कर लीजिए बिजनेस से।
आइए अब एक बार हम बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को रिकॉल कर लें। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें कंप्लाइंस कम करने हैं। आपको ये महीने महीने 3 रिटर्न भरने के झमेले में नहीं जाना है, ना महीने महीने टैक्स जमा करना है। आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना है, क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं। उसके बाद अगर आपका मार्जिन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके जो भी कस्टमर्स होंगे, चूँकि आपका यहाँ रेट कम है टैक्स का, तो आपको आपके कस्टमर को माल सस्ता उस हिसाब के लिए मिलेगा उस हिसाब से। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक तो आपके पास आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपसे किसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए आप एज ए होलसेलर काम नहीं कर सकते। उसके बाद आप आउटसाइड स्टेट माल नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एक और बड़ी चीज़ दी है कि आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ज़माना है, लोग घर बैठे बैठे सामान मंगाना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कंपनियों ने बहुत बड़ा अपना मार्केट बना रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, स्नैपडील हो गई, उस टाइप की, इन लोगों ने एक बड़ा मार्केट प्लेस बना रखा है। आप इनसे जुड़ के काम नहीं कर सकते। अगर आप चाहिएगा कि इनके थ्रू आप माल बेचना चाहते हैं तो आप एज ए कंपोजिशन डीलर आप इनके साथ जुड़ के माल नहीं बेच सकते हैं। और इसमें एक और हैवी पेनल्टी की भी व्यवस्था की गई है। अगर आपने गलत कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया तो आपको नॉर्मल टैक्सेबल डीलर मान लिया जाएगा और उसके बाद उस पर जो भी टैक्स रेट बनेगा उतना आप पे टैक्स तो लगाया जाएगा और उतना ही पेनल्टी भी लगा दिया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो किन के लिए बेनिफिट सीएल है? जो छोटे लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करते हैं और ज़्यादातर टैक्सेबल आइटम बेचते हैं। अगर एग्जाम्प्ट आइटम ज़्यादा बेचते हैं तो वो भी वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो एज ए होलसेलर काम करते हैं या जो अपना बिजनेस बड़ा रखना चाहते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल किसी भी टाइप का कंपोजिशन स्कीम से जुड़ा हुआ हो तो आप हमारे मेल आईडी begusaraica@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी कंपोजिशन स्कीम के तहत आपको अगर रजिस्टर्ड करना है या नहीं करना है, इसके लिए आप एक बार अपने जो भी आपके प्रोफेशनल्स होंगे जिनसे आप एसोसिएटेड होंगे, इनसे एक बार एक्सपर्ट सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।